नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं न्यूज़ टुडे, जिसमें हर खबर है ज़रूरी और हर विश्लेषण है खास। बात करते हैं मुख्य सुर्खियों की। एक अमेरिकी फर्म को भारत में परमाणु रिएक्टर स्थापित करने की मंजूरी मिली। केंद्र सरकार ने मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में अफस्पा यानी AFSPA लागू रहने की अवधि में वृद्धि की। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने सेमी क्रायोजेनिक इंजन के विकास में बड़ी सफलता हासिल की। महाराष्ट्र सरकार ने दया याचिकाओं के लिए समर्पित सेल की स्थापना की। स्मार्ट सिटीज मिशन यानी SCM की कार्यावधि 31 मार्च 2025 को समाप्त हो गई। यूनेस्को ने एजुकेशन एंड न्यूट्रिशन लर्न टू ईट वेल रिपोर्ट जारी की। चलिए खबरों की चर्चा विस्तार से करते हैं और नजर डालते हैं आज की पहले मुख्य खबर पर। एक अमेरिकी फर्म को भारत में परमाणु रिएक्टर स्थापित करने की मंजूरी मिली। संयुक्त राज्य अमेरिका ने हॉलटेक इंटरनेशनल नामक एक अमेरिकी कंपनी को भारत में परमाणु रिएक्टर डिजाइन और निर्माण करने की अनुमति दी है। ये मंजूरी 10 CFR 810 नामक अमेरिकी प्रतिबंधात्मक विनियम के तहत दी गई है। यह विनियम परमाणु तकनीक के हस्तांतरण को नियंत्रित करता है। ये होलटेक को 3 भारतीय निजी कंपनियों को अवर्गीकृत स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर यानी SMR तकनीक हस्तांतरित करने की अनुमति देता है। इसके तहत दी गई मंजूरी 10 वर्षों तक के लिए वैध होगी और हर 5 साल में इसकी समीक्षा की जाएगी। इस तकनीक का उपयोग अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी यानी IAEA के सुरक्षा उपायों के अधीन केवल शांतिपूर्ण परमाणु गतिविधियों के लिए किया जाएगा। इसका किसी भी सैन्य उद्देश्य के लिए उपयोग नहीं किया जा सकेगा। इस अनुमति का महत्व समझे तो पहला है 2008 का भारत अमेरिका 123 समझौते की प्रगति। ये समझौता परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग में सहयोग बढ़ाने के लिए किया गया है। इसके अलावा है निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ावा देना। इससे भारत की निजी कंपनियों को SMRs विकसित करने का अवसर मिलेगा। इससे भारत की परमाणु क्षमता बढ़ेगी। और आखिरी है भारत की परमाणु विशेषज्ञता को बढ़ाना। ये स्वदेशी SMR विनिर्माण को बढ़ावा देगा और वैश्विक SMR बाजार में भारत की भूमिका को मजबूती प्रदान करेगा। महत्व के साथ साथ परमाणु क्षेत्र में निजी क्षेत्र की भागीदारी के समक्ष मौजूद चुनौतियां भी जान लेते हैं। पहली चुनौती है परमाणु क्षति के लिए नागरिक दायित्व अधिनियम 2010। ये कानून विदेशी कंपनियों को भारत के परमाणु क्षेत्र में निवेश करने पर पाबंदी लगाता है। और दूसरी है परमाणु ऊर्जा अधिनियम 1962। ये केवल राज्य के स्वामित्व वाली कंपनियों को ही परमाणु ऊर्जा उत्पादन की अनुमति देता है। ये कानून निजी कंपनियों को स्वतंत्र रूप से परमाणु ऊर्जा संयंत्र संचालित करने की अनुमति नहीं देता है। अगली खबर की ओर बढ़ने से पहले स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर यानी SMR के बारे में भी समझ लेते हैं। ये उन्नत परमाणु रिएक्टर है जिनकी विद्युत उत्पादन क्षमता 300 मेगावाट यानी MW प्रति यूनिट तक होती है। इसका लाभ जाने तो इसमें कम ईंधन की आवश्यकता होती है। SMR आधारित विद्युत संयंत्रों को हर 3 से 7 साल में ईंधन की जरूरत होती है, जबकि पारंपरिक परमाणु ऊर्जा संयंत्रों को हर 1 से 2 साल में ही ईंधन की आवश्यकता पड़ जाती है। दूसरा लाभ है अनुकूलनशीलता। SMR को अधिक या कम बिजली की आपूर्ति के अनुसार व्यवस्थित किया जा सकता है। इससे ये विविध ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा कर सकता है। इसके अलावा है सुरक्षा सुविधाएं। SMR डिजाइनों में निष्क्रिय सुरक्षा सुविधाओं का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है, जिससे ये अधिक सुरक्षित होते हैं। पैसिव सेफ्टी या निष्क्रिय सुरक्षा उन सुरक्षा सुविधाओं को संदर्भित करती है जो स्वचालित रूप से काम करती है। इसमें उपयोगकर्ता द्वारा किसी भी कार्रवाई की आवश्यकता नहीं होती है। केंद्र सरकार ने मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में AFSPA यानी AFSPA लागू रहने की अवधि में वृद्धि की। केंद्र सरकार ने पूर्वोत्तर के 3 राज्यों मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में लागू सशस्त्र बल विशेष शक्तियां अधिनियम यानी AFSPA को 6 माह तक के लिए बढ़ा दिया है। आपको बता दें कि विद्रोहियों या उग्रवादियों से निपटने और मौजूदा निर्जातीय हिंसा को देखते हुए कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने के लिए AFSPA लागू रहने की अवधि बढ़ाई गई है। चलिए सबसे पहले AFSPA के बारे में जान लेते हैं। यह कानून सशस्त्र बलों को अशांत क्षेत्रों यानी डिस्टर्ब्ड एरियाज में लोक व्यवस्था बनाए रखने के लिए विशेष अधिकार प्रदान करता है। हालांकि AFSPA की धारा 3 के तहत अशांत क्षेत्र तब घोषित किया जा सकता है जब राज्य या केंद्र शासित प्रदेश यानी यूनियन टेरिटरी का कोई हिस्सा या पूरा हिस्सा ऐसी स्थिति में हो कि नागरिक प्रशासन की सहायता के लिए सशस्त्र बलों का उपयोग आवश्यक हो जाए। आपको बता दें कि केंद्र सरकार, राज्य का राज्यपाल या केंद्र शासित प्रदेश का प्रशासक किसी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के कुछ या संपूर्ण क्षेत्र को अशांत क्षेत्र घोषित कर सकते हैं। इसी के साथ AFSPA के तहत सशस्त्र बलों को कुछ विशेष अधिकार भी दिए गए हैं, जैसे कानून का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सशस्त्र बलों को घातक हथियारों के उपयोग सहित बल प्रयोग का अधिकार दिया गया है।
तथा सशस्त्र बलों को वारंट के बिना किसी की गिरफ्तारी और तलाशी लेने का अधिकार भी दिया गया है। वहीं केंद्र सरकार की मंजूरी के बिना सशस्त्र बल के किसी कर्मी के खिलाफ मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। अधिकारों के साथ साथ आफ्स्पा को लेकर कुछ चिंताएं भी हैं, जैसे मानवाधिकार के उल्लंघन का आरोप लगते रहना। मानवाधिकार संगठनों और स्थानीय संगठनों ने सुरक्षा बलों द्वारा कथित ज्यादतियों के लिए आफ्स्पा कानून की आलोचना की है। बात करें शासन की विफलता की, तो कई विशेषज्ञों का मानना है कि आफ्स्पा को लागू करना विशेष रूप से पूर्वोत्तर क्षेत्र में गंभीर राजनीतिक समस्याओं का स्थायी समाधान नहीं है। इसके अलावा कानून पर लोगों का विश्वास नहीं रहा, क्योंकि सैन्य कार्रवाइयों में पारदर्शिता नहीं होने से आम जन के मन में सशस्त्र बलों की छवि खराब हुई है। खबर के अंत में आइए न्यायमूर्ति जीवन रेड्डी समिति की सिफारिशें भी देख लेते हैं। इसके तहत आफ्स्पा कानून को निरस्त कर देना चाहिए तथा गैर कानूनी गतिविधियां यानी रोकथाम अधिनियम 1967 यानी यूएपीए में संशोधन करके इसमें विशेष रूप से पूर्वोत्तर राज्यों के लिए आफ्स्पा के प्रावधान शामिल कर देने चाहिए। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो ने सेमी क्रायोजेनिक इंजन के विकास में बड़ी सफलता हासिल की। इसरो ने पावरहेड टेस्ट आर्टिकल यानी PHTA इंजन का पहला सफल हॉट टेस्ट तमिलनाडु के महेंद्रगिरी स्थित इसरो प्रोपल्जन कॉम्प्लेक्स में किया। ये प्रक्षेपण यान मार्क 3 यानी LVM-3 के सेमी क्रायोजेनिक बूस्टर चरण को शक्ति प्रदान करेगा। आपको बता दें कि LVM-3 3 चरणों वाला प्रक्षेपण यान है। इसमें 2 ठोस स्ट्रैप ऑन मोटर्स यानी S200, एक लिक्विड कोर चरण यानी L110 और एक हाई थ्रस्ट क्रायोजेनिक अपर चरण यानी C25 शामिल है। इस परीक्षण की बात करें तो ये चरण 2000 kN यानी किलो न्यूटन अर्ध क्रायोजेनिक इंजन SE2000 द्वारा संचालित होगा। इससे भविष्य के प्रक्षेपण यानों की पेलोड क्षमता बढ़ेगी और यान का बूस्टर स्टेज संचालित होगा। यह इंजन LVM-3 के मौजूदा लिक्विड कोर स्टेज यानी L110 की जगह लेगा। साथ ही इस इंजन में गैर विषाक्त और गैर खतरनाक प्रणोदकों जैसे तरल ऑक्सीजन और केरोसिन का उपयोग किया गया है। सेमी क्रायोजेनिक प्रणोदन प्रणाली और उन्नत क्रायोजेनिक चरण के चलते LVM-3 यान की भू तुल्यकालिक अंतरण कक्षाओं यानी GTO में पेलोड ले जाने की क्षमता 4 टन से बढ़कर 5 टन हो जाएगी। खबर के अंत में यदि इसरो के सेमी क्रायोजेनिक इंजन की बात करें तो इसरो एक 2000 किलो न्यूटन थ्रस्ट वाला सेमी क्रायोजेनिक इंजन विकसित कर रहा है। ये तरल ऑक्सीजन यानी LOX और केरोसिन प्रणोदक के मिश्रण से संचालित होगा। इसका उद्देश्य LVM-3 की पेलोड क्षमता बढ़ाना और भविष्य के प्रक्षेपण यानों को अधिक थ्रस्ट प्रदान करना है। इसरो का लिक्विड प्रोपल्जन सिस्टम सेंटर यानी LPSC अन्य प्रक्षेपण यान केंद्रों के सहयोग से सेमी क्रायोजेनिक प्रणाली का विकास कर रहा है। महाराष्ट्र सरकार ने दया याचिकाओं के लिए समर्पित सेल की स्थापना की। महाराष्ट्र ने मृत्युदंड की सजा पाए दोषियों की दया याचिकाओं पर तेजी से कार्रवाई करने के लिए अतिरिक्त सचिव यानी गृह सचिव के अधीन एक समर्पित सेल की स्थापना की है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र सरकार का यह निर्णय 2024 के सुप्रीम कोर्ट के निर्देश का पालन करता है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट द्वारा सभी राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों को दया याचिकाओं पर कुशलतापूर्वक त्वरित कार्रवाई करने के लिए अपने गृह या जेल विभागों के भीतर समर्पित इकाइयां गठित करने का निर्देश दिया गया था। चलिए सबसे पहले दया याचिका यानी मर्सी पिटीशन के बारे में जान लेते हैं। न्यायालय द्वारा सजा मिलने के बाद दोषी व्यक्ति के पास राष्ट्रपति या राज्यपाल के समक्ष दया याचिका यानी मर्सी पिटीशन दायर करने का अंतिम संवैधानिक उपाय होता है। इसके तहत दोषी व्यक्ति अपनी सजा में बदलाव या क्षमा की मांग करता है। दया याचिका और क्षमा राष्ट्रपति या राज्यपाल की विवेकाधीन शक्तियों के अंतर्गत आते हैं। हालांकि किसी भी व्यक्ति को यह दावा करने का कानूनी अधिकार नहीं है कि उसे क्षमा मिलनी ही चाहिए। दया का उपयोग क्षमादान की शक्ति के माध्यम से किया जाता है, जिसे माफ करने की शक्ति के रूप में भी जाना जाता है। इसी के साथ आइए क्षमादान की शक्ति क्या है इसे भी समझ लेते हैं। अनुच्छेद 72 के अंतर्गत राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति की बात करें तो इसमें सबसे पहले है क्षमा यानी पार्डन, अर्थात सजा से पूर्ण मुक्ति देना, तथा विराम यानी रेस्पाइट के तहत दिव्यांगता या गर्भावस्था जैसी विशेष परिस्थितियों के कारण मूल सजा के स्थान पर कम सजा देना। बात करें स्थगन यानी रेप्रीव की तो कुछ समय के लिए किसी सजा विशेषकर मृत्युदंड के निष्पादन पर रोक लगाना। इसका उद्देश्य दोषी को राष्ट्रपति से क्षमा या लघुकरण प्राप्त करने के लिए समय देना है। इनके अलावा है परिहार यानी रेमिट, जिसमें सजा की अवधि कम कर दी जाती है जबकि इसकी प्रवृत्ति वही रहती है। और आखिरी है लघुकरण यानी कम्यूट, अर्थात सजा की प्रकृति को बदलना, जैसे मृत्युदंड को कठोर कारावास में बदलना।
आपको बता दें कि राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति कोर्ट मार्शल के मामलों, संघीय कानूनों के उल्लंघन और मृत्युदंड के मामलों पर लागू होती है। बात करें अनुच्छेद 161 के अंतर्गत राज्यपाल की क्षमादान शक्ति की, तो राज्यपाल के पास भी क्षमादान शक्तियां हैं, लेकिन ये मृत्युदंड और कोर्ट मार्शल के मामलों तक विस्तारित नहीं है। आपको बता दें कि 1980 के मारूराम बनाम भारत संघ मामले में सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने माना था कि राष्ट्रपति और राज्यपाल स्वतंत्र रूप से नहीं बल्कि सरकार की सलाह पर कार्य करते हैं। स्मार्ट सिटीज मिशन SCM की कार्यावधि 31 मार्च 2025 को समाप्त हो गई। स्मार्ट सिटीज मिशन डैशबोर्ड के अनुसार फरवरी 2025 तक शहरों ने 7,491 परियोजनाएं पूरी कर ली हैं तथा 567 परियोजनाएं अभी भी जारी हैं। चलिए सबसे पहले स्मार्ट सिटीज मिशन 2015 के बारे में जानते हैं। इसका उद्देश्य 100 शहरों में बेहतर सेवाएं, मजबूत अवसंरचना और संधारणीय विकास सुनिश्चित करके जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना है। यह केंद्र प्रायोजित योजना है। इसका कार्यान्वयन मुख्यतः 2 तरीकों से किया जाता है। पहला है क्षेत्र आधारित विकास यानी ABD दृष्टिकोण। इसके तहत सभी 100 शहरों ने लक्षित हस्तक्षेप के लिए शहर में एक निर्धारित क्षेत्र का चयन किया है। इन ABD क्षेत्रों को शहर के अन्य भागों के लिए आदर्श मॉडल के रूप में विकसित किया जा रहा है। और दूसरा पैन सिटी परियोजनाएं, इसमें प्रौद्योगिकी संचालित समाधान शामिल है। अन्य प्रमुख पहलुओं में कार्यान्वयन के लिए स्पेशल पर्पस व्हीकल का गठन करना, परियोजनाओं के लिए वित्त पोषण के अधिक से अधिक स्रोतों को बढ़ावा देना, प्रतिस्पर्धी संघवाद को बढ़ावा देना और नागरिकों की भागीदारी को प्रोत्साहित करना शामिल है। चलिए स्मार्ट सिटीज मिशन की अन्य प्रमुख पहले और उपलब्धियां भी जान लेते हैं। पहली है एकीकृत कमान एवं नियंत्रण केंद्र यानी ICCs। सभी 100 स्मार्ट शहरों में ICCs काम कर रहे हैं जो तथ्य और साक्ष्य आधारित निर्णय लेने के लिए डेटा का उपयोग करते हैं। दूसरी है लोगों की सुरक्षा हेतु उपाय। 100 स्मार्ट शहरों में 84,000 से अधिक CCTV कैमरे लगाए गए हैं जो अपराध पर नजर रखने में मदद करते हैं। इसके अलावा है जल आपूर्ति, पर्यवेक्षी नियंत्रण और डाटा अधिग्रहण के माध्यम से 17,026 किलोमीटर से अधिक जल आपूर्ति प्रणाली की निगरानी की जा रही है। इससे नॉन रेवेन्यू वाटर और जल की बर्बादी में कमी आ रही है। और आखिरी है ठोस अपशिष्ट प्रबंधन। 60 से अधिक शहर प्रौद्योगिकियों के उपयोग, अपशिष्ट संग्रह करने वाले वाहनों की GPS ट्रैकिंग और स्मार्ट मॉनिटरिंग, अपशिष्ट संग्रहण की दक्षता व दैनिक प्रबंधन के माध्यम से ठोस अपशिष्ट का बेहतर प्रबंधन कर रहे हैं। चलिए अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। यूनेस्को ने एजुकेशन एंड न्यूट्रिशन लर्न टू ईट वेल रिपोर्ट जारी की। इस रिपोर्ट में शिक्षा और पोषण के बीच के आपसी संबंध को दर्शाया गया है। यह रिपोर्ट फ्रांस द्वारा आयोजित न्यूट्रिशन फॉर ग्रोथ शिखर सम्मेलन के अवसर पर प्रकाशित की गई थी। चलिए सबसे पहले रिपोर्ट के अनुसार पोषण और शिक्षा के बीच पूरक संबंध को जान लेते हैं। पोषण का शिक्षा और सीखने की प्रक्रिया पर गहरा प्रभाव पड़ता है। उदाहरण के लिए समेकित बाल विकास योजना के कारण सेकेंडरी स्कूल की पढ़ाई पूरी करने की दर 9% और विश्वविद्यालय की पढ़ाई पूरी करने की दर 11% बढ़ी है तथा बच्चों को स्कूल में भोजन दिए जाने से नामांकन, उपस्थिति और सीखने पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। उदाहरण के लिए महाराष्ट्र राज्य में बायोफोर्टिफाइड बाजरे के सेवन से किशोर और किशोरियों की एकाग्रता, क्षमता एवं स्मरण शक्ति में सुधार हुआ है। पोषण का लैंगिक समानता और न्याय पर भी प्रभाव पड़ता है। भारत में PM पोषण कार्यक्रम ने बालिकाओं और अन्य वंचित वर्गों के बच्चों के नामांकन में वृद्धि की है। आपको बता दें कि शिक्षा का पोषण पर भी प्रभाव पड़ता है, जैसे अंतर पीढ़ीगत और व्यक्तिगत विकल्पों के माध्यम से प्रभाव पड़ता है। उदाहरण के लिए शिक्षित माताओं की पसंद और व्यक्तिगत स्थिति स्वास्थ्य एवं पोषण को प्रभावित करती है। इसके लिए कुछ सिफारिशें भी की गई हैं, जैसे पोषण शिक्षा में बदलाव लाना, बाल शिक्षा को लेकर वयस्क शिक्षा तक स्कूली पाठ्यक्रम में खाद्य शिक्षा को शामिल किया जाना चाहिए। दूसरा, स्कूलों को प्रयासों के केंद्र में लाना, एक समग्र विद्यालय दृष्टिकोण अपनाया जाना चाहिए जिसमें स्कूली भोजन, पोषण शिक्षा, शारीरिक गतिविधियां और पाठ्येतर पहले आदि शामिल होनी चाहिए तथा शिक्षा और प्रशिक्षण के माध्यम से पेशेवर क्षमता का निर्माण करना चाहिए। यह कदम सभी स्तरों पर ज्ञान एवं कौशल में मौजूद अंतराल को खत्म करने में मदद कर सकता है। और आखिर में है शिक्षा और पोषण के बीच संबंधों की निगरानी करना। स्कूली भोजन एवं संबंधित स्वास्थ्य व पोषण कार्यक्रमों की निगरानी प्रणाली को मजबूत बनाया जाना चाहिए। चलिए बढ़ते हैं हमारे खास सेगमेंट सुर्खियों में रहे स्थल की तरफ। आज हम बात करेंगे टोंगा की, जिसकी राजधानी है नुकुअलोफा। हाल ही में टोंगा के नजदीक 7.1 तीव्रता का शक्तिशाली भूकंप आया।
अगर यहाँ की भौगोलिक अवस्थिति की बात करें तो यह दक्षिण पश्चिमी प्रशांत महासागर में स्थित है। टोंगा लगभग 170 द्वीपों से मिलकर बना है, जो 3 मुख्य द्वीप समूहों में विभाजित हैं। इसके दक्षिण में टोंगा टापू, मध्य में हाअपाई तथा उत्तर में वावाऊ है। बात करें सदस्यता की तो टोंगा राष्ट्रमंडल और संयुक्त राष्ट्र का सदस्य है। चलिए बढ़ते हैं भौगोलिक विशेषताओं की तरफ। इसकी सबसे ऊंची चोटी हापाई समूह में काओ द्वीप है। बात करें जलवायु की तो इसके उत्तरी द्वीपों में उष्णकटिबंधीय तथा शेष द्वीपों पर अर्ध उष्णकटिबंधीय जलवायु पाई जाती है। खास बात यह है कि टोंगा में एक भी नदी नहीं है। चलिए बुलेटिन के आखिर में बढ़ते हैं आज की संक्षिप्त सुर्खियों की तरफ। एक अध्ययन के अनुसार एंडीज पर्वत के ग्लेशियरों के घटते क्षेत्रफल के कारण दक्षिण अमेरिका में जलापूर्ति बाधित हो सकती है। आपको बता दें कि एंडीज पर्वत एक वलित पर्वत है। सरकार ने नवोदय विद्यालयों में एस्बेस्टस के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाया। एस्बेस्टस एक प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाला खनिज है। इसके रेशे ताप और संक्षारण प्रतिरोधी होते हैं। भारत के राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र का कहना है कि सॉइल लिक्विफिकेशन के कारण म्यांमार में भारी क्षति हुई है। ये एक ऐसी परिघटना है जिसमें मृदा का खंड ठोस की बजाय तरल की तरह व्यवहार करने लगता है। एडम्स ब्रिज के रेतीले टीलों पर समुद्री पक्षियों की प्रजनन कॉलोनियों को देखा गया है। एडम ब्रिज भारत के रामेश्वरम को श्रीलंका के मन्नार द्वीप से जोड़ता है। फंडिंग के अधिकतर हिस्से का उपयोग फ्यूचर सर्कुलर कोलाइडर परियोजना हेतु किया जा रहा है। इससे अन्य वैकल्पिक अनुसंधान क्षेत्रों के लिए अवसर सीमित हो सकते हैं। भारतीय वायुसेना ग्रीस में होने वाले बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास यानी INIOCHOS 25 में भाग लेगी। यह ग्रीस की हेलेनिक एयरफोर्स द्वारा आयोजित एक वार्षिक बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास है। भारत के अलग अलग भागों में विविध पारंपरिक नववर्ष उत्सव मनाए जा रहे हैं। ये हिंदू नववर्ष की शुरुआत का प्रतीक है जो चंद्र पंचांग पर आधारित है। झारखंड और छोटा नागपुर क्षेत्र में सरहुल महोत्सव मनाया जा रहा है। ये महोत्सव झारखंड की उराव, मुंडा और हो जनजातियों द्वारा मनाया जाता है। जाने से पहले आपके समझ की परीक्षा के लिए डालते हैं एक नजर हमारे स्पेशल सेगमेंट प्रश्नोत्तरी पर। हमसे जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। उम्मीद है न्यूज़ टुडे का यह बुलेटिन आपको पसंद आया होगा। न्यूज़ टुडे की PDF को डाउनलोड करने के लिए और आज के क्विज के उत्तर के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक्स पर क्लिक कीजिए।